बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर की होती है और इंसुलेटर की सबसे कम होती है। तो सेमीकंडक्टर के बीच में होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो एक लाइन में यहाँ से भी डिफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर नहीं याद आ रहा है एक्चुअल डिफिनेशन तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies between conductor and insulator, या फिर ऐसे कर सकते हो whose conductivity is smaller than the conductor and greater than the insulator। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी के टर्म में कोई बता सकता है? सर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एंड कंडक्टर की बोलिए कम। ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर बताना, ग्रेटर देन और लेस देन के टर्म में बताओ। मोहम्मद कैफ। Resistivity of insulator is greater than semiconductor and resistivity of semiconductor is greater than conductor. Semiconductor is greater than conductor. Semiconductor those material whose resistivity is greater than conductor and smaller than the insulator। तो इस डिफिनेशन को आप तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो कंडक्टिविटी के टर्म में डिफाइन कर दो, या रेजिस्टिविटी के टर्म में डिफाइन कर दो, या बैंड गैप के टर्म में डिफाइन कर दीजिए। ओके, कुछ रिपीट करने की जरूरत है? नो सर। No sir. ठीक, अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है सर स्कीम सर। हाँ उसके टर्म में बता दीजिए डेफिनेशन। Semiconductors are those material whose resistivity is greater than conductors and smaller than the insulators। ठीक है सर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ एक और डिफरेंस आता है, एक तरीके से और इसको डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, इन द टर्म ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं या कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर से मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। यस सर। कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं ना, तभी तो उसमें कंडक्शन पॉसिबल होता है। तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है। आप ऐसे सोचो, क्लास में आप लोग बैठते हो तो बीच में टीचर के मूव करने के लिए जगह होती है। Yes sir. तो टीचर्स को आप एज्यूम कर लो फ्री इलेक्ट्रॉन, और अपने आप को एज्यूम कर लो एटम्स, क्रिस्टल के एटम्स हैं। तो आप शांति से अपनी जगह बैठे हुए हो एक जगह पे, तो हम बीच में आराम से पूरे क्लास में मूव कर सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी एटम्स की वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, यानी आप अपनी जगह से हिलने डुलने लगे दाएं बाएं, तो उस केस में जब टीचर बीच में से मूव करेगा तो उसके कोलिजन के चांसेस होंगे। Yes sir. कोलिजन के चांसेस होने मतलब हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, और हिंड्रेंस बढ़ने मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर्स के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ती है। तो अगर हम यह बोलें कि डी रो अपॉन डी टी, मेटल्स की बात हो रही है, तो ये डी रो अपॉन डी टी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। Positive. भाई दोनों बढ़ रहा है ना। इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो रो टू माइनस रो वन अपॉन टी टू माइनस टी वन कर सकते हैं। टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो डेल्टा टी पॉजिटिव, रेजिस्टिविटी बढ़ी, ऊपर वाला वही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, रिजल्ट मिल जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो कह सकते हैं। Yes sir. तो हम यह कहते हैं कि मेटल्स के लिए द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस टर्म, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पॉजिटिव। ओके, यस सर। So temperature coefficient of resistivity रो से रिप्रेजेंट करेंगे।
अल्फा से होता है हाँ, और सर। रेजिस्टिविटी जिससे रिप्रेजेंट करना चाहो कर ले, तो समझने के लिए बात है ना। डी रो बाय डी टी सर। रेजिस्ट क्या रेजिस्टिव जनरली रो से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से करते हैं ना, जो फॉर्मूला आता था हम लोग का, वैसे हाँ R2 इक्वल्स टू हाँ हाँ अल्फा, हाँ वही भाई, वाला। चलो अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख लो, वो स्टैंडर्ड नोटेशन उसका नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो इसमें क्वेश्चन आएगा, यह क्वेश्चन हाँ। सिंपली इतना हमें जानना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर इज पॉजिटिव। ओके सर। सिंबल वाइज कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसमें। इसी का उल्टा अगर हम पूछें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी is negative. ऑफ मेटल्स इज कंडक्टिविटी कम होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं से इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो कंडक्टिविटी के टर्म में पूछ सकते हैं, या तो रेजिस्टिविटी के टर्म में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करने जाएं, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, Conductivity कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी decrease, क्या हम लिख सकते हैं, अगर आप अल्फा ही लिखना चाहो तो अल्फा लिख लीजिए, डी रो बाई डी टी विल बी निगेटिव। यानी यस सर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। yes sir. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, या फिर इसी का उल्टा अगर लिखना चाहें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंसुलेटर के केस में एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसकी कंडक्टिविटी में या रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि इसके लिए रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती क्रिटिकल टेम्परेचर तक। लेकिन अगर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो उसका क्रिस्टलाइन, उसका स्ट्रक्चर जो होता है डैमेज कर जाता है, और डैमेज होने के बाद उसमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि इंसुलेटर के लिए जनरली टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जनरल टर्म में। लेकिन बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, और स्ट्रक्चर अगर डैमेज होगा तो हो सकता है उसमें कुछ कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए। सर एक बार सेमीकंडक्टर का फिर से समझा दीजिए। सेमीकंडक्टर में हमारे पास या जो नीचे बैलेंस बैंड था और यहाँ पे हमारे पास कंडक्शन बैंड था, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था लगभग कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एक था, इलेक्ट्रॉन और ये काफी स्मॉल एनर्जी होती है। तो अगर हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वी आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जनरली रूम टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया, 300 केल्विन अगर एज्यूम कर लें, तो इतने केल्विन पे भी इतनी एनर्जी इसको मिल जाती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी तो जंप करके बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में, यस सर। और कंडक्शन बैंड में पहुंचने मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने मतलब मूव कर सकता है। यानी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। घट जाएगी। तो आगे की बातें समझ में आ रही होंगी। यस सर, यस, थैंक यू। ठीक है, और किसी को डाउट? देखिए अभी तक हम लोग जो जितना डिस्कस किया आज के लेक्चर में, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक ऊपर क्लासिफिकेशन वाला बैंड गैप वाला जो बताए थे, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे बनेंगे। सर नोट्स बनाए कि क्या होगा, नोट्स मिलेगा पीडीएफ में कि लिखते रहें साथ में? देखो सुनो, हमारे हिसाब से हम नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, लेकिन बेटर रहेगा कि आपके अपने भी कुछ नोट्स रहें। अच्छा, हम वीडियो लेक्चर अपलोड भी कर रहे हैं गूगल क्लासरूम पे आपके। यस सर, देखें। आप वहां से भी चाहो तो दोबारा देख सकते हो, लेकिन अगर अपने नोट्स आप लिखते जाओगे तो उससे फायदा यह होता है, हम हमेशा बच्चों को समझाते हैं, यही कहते हैं
कि आपके नोट से फायदा यह होता है कि जैसे आप उस पेज को देखोगे यस तो आपको उस पूरी क्लास लगभग रिवाइज हो जाती है। सर। कोई YouTube पर कोई सॉन्ग देखे होगे, वीडियो सॉन्ग देखे होगे, तो गाना यस सर। सड़क पर चल रहे हो और गाने की आवाज जहां भी आई तो आपको पूरा वो वीडियो का बैकग्राउंड दिमाग में आ जाता है। हाँ सर, ऐसा होता है। इस वजह से जाने के लिए थोड़े कोशिश बहुत ये करिए ओके भाई, सर। जिसके यहाँ शोर हो रहा म्यूट कर लीजिए। एक चीज और बता दें आप लोगों को कि क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं, आपको हम देखने नहीं जा रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कितना यूटिलाइज कर पाते हो क्लास को, कितना नहीं कर पाते हो। यस और सर। बीइंग एडमिन ऑफ दिस जूम मीटिंग, होस्ट होने के नाते हम चाहे तो सबको भी म्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी को म्यूट नहीं किया ताकि अपने डाउट आप क्लियर कर सको। उसका मिसयूज मत करिएगा, कोई क्लास में मिससेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और आपको बदमाशी करनी, कुछ एंजॉय करना तो अलग से जूम मीटिंग क्रिएट कर लो, 8-10 लोग उसमें ज्वाइन कर जाओ, जितना बदमाशी करना हो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको डिस्टर्ब करोगे नुकसान तुम ही लोगों का होगा। और ओके कोशिश सर। कीजिए अपने नोट्स बनाते रहें। सर कल का टॉपिक क्या होगा, थोड़ा पढ़ के आएंगे घर से। कल का होगा जो आप लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हो ना। यस सर, डोपिंग। हाँ, डोपिंग वाला। तो डोपिंग से पहले हमारे पास आप लोग जानते हो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये दो तरीके का होता है डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्योरिटी एटम प्रेजेंट, या डोपेंट के बेसिस। डोपिंग से पहले जो सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक। और डोपिंग के बाद क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। तो कल हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक में पी टाइप और एन टाइप ये डिस्कस करेंगे। वैसे अभी तो टाइम है 10 मिनट ना, हाँ तो इंट्रिंसिक डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो हम बात करने जाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक बोलने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर बोलने का मतलब उसमें कोई दूसरी इम्प्योरिटी एटम प्रेजेंट नहीं है या उसमें कोई भी लैटिस डिफेक्ट नहीं है, उसका स्ट्रक्चर प्योर है, रेगुलर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो टेट्रावैलेंट एटम होते हैं उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक, ऐसे मान लो एक एटम बोला जाए तो एटम्स इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो हमारे पास एक एटम हमने दिखा दिया, सिलिकॉन का एटम है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, टेट्रावैलेंट था ना। तो उन चारों इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इससे बाहर शो कर दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना चार्ज शो किया जाए, +4 का दिखा लें। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +1 का चार्ज आता है, 4 इलेक्ट्रॉन हमने उससे निकाल दिया तो +4 का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। अब ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन होता है, और उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हर एक सिलिकॉन एटम के सराउंडिंग में 4 दूसरे सिलिकॉन एटम होते हैं। हम सिलिकॉन बोल रहे हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका जब जर्मेनियम भी बोला जा सकता है, यस सर। क्योंकि वो भी टेट्रावैलेंट होता है। तो इसके सराउंडिंग में दूसरा एक सिलिकॉन एटम हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे सिलिकॉन एटम हो गया, एक यहाँ पे सिलिकॉन एटम हो गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। ये हम 2D डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे प्लेन में दिख रहा है। 3D डायग्राम में इसके सराउंडिंग में अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। अब यहाँ पे हर एक सिलिकॉन एटम के क्या किया गया, +4 हो गया, +4 हो गया, +4, +4, और सबके अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से हर एक सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यस सर। यानी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा अगर हम बात करें तो एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बना, दूसरे नेबर्स के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तीसरे के साथ फॉर्मेशन हुआ, चौथे के साथ फॉर्मेशन हो गया, और इसी का सिलिकॉन इस सेंटर वाले सिलिकॉन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। इसी तरीके से ये जो दूसरे सिलिकॉन एटम होंगे ये भी अपने सराउंडिंग में बनाए होंगे बॉन्डिंग, और उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया। ठीक, लाइक दिस।
ऐसा कुछ बातें होती हैं। हम इससे ज्यादा नहीं बना रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे अगल बगल 1-2 और सिलिकॉन एटम बना सकते हो। ओके सर। अब ये बताइए कि अगर हर एक इलेक्ट्रॉन, इसी बात को हम एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में बात करना चाहें, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं तो कौन से बैंड में होंगे? वैलेंस बैलेंस बैंड में। यानी बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो गया। यस यस सर। सर। और क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं नो सर। तो क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं नो सर। यानी कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, इम्पटी रहेगा। ब्लैंक रहेगा। अब इसका Yes, मतलब अगर sir. कंडक्शन बैंड कंप्लीटली, देखिए एक चीज अगेन रिपीट करके ध्यान समझ लीजिएगा, हमें बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, इसका मतलब बैलेंस बैंड में लाई कर रहा है। और बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब वो कौन से बैंड में लाई कर रहा है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। इन दोनों जो डायग्राम ड्रॉ किया गया, दोनों से सेम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जा रही है, लेकिन एक बॉन्डिंग के बेसिस बताया गया है, एक बैंड के बेसिस से बताया गया है। यस सर। अब इसमें हमारे पास कंडक्शन पॉसिबल नहीं अगर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज लाइक इंसुलेटर। यस सर। यस सर। लेकिन यह जो बात होती है यह एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर, यानी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर के जैसे बिहेव करता है। ओके, यस सर। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इस टेम्परेचर को सर ये हमने एनर्जी बढ़ा गैप के, क्यों बना रखा है सर? क्या सर ये एनर्जी गैप क्यों बना रखा है? एनर्जी गैप सेमी, अभी तो बताया था सेमीकंडक्टर में हमारे पास एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्मॉल एग्जिस्ट करता है। अच्छा यही तो हमारे पास बताया गया था अभी आपको डायग्राम में जो बताया गया था, इसी को हमने लिखा था Eg is nearly equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि इस टेम्परेचर को हमने बढ़ा के 300 केल्विन टेम्परेचर कर दिया फॉर एग्जांपल, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे आ जा रहे हैं। तो उस केस में होता क्या है कि एक और एटम यहाँ शो कर लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा, इसका भी चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और इसकी भी बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऐसे इधर भी बॉन्डिंग हो गई, इधर भी बॉन्डिंग हो गई। अब जो हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं इसको, 0 केल्विन टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, इसका मतलब हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने को से क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यस सर। तो मान लीजिए कि यह वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया और फ्री होकर यहाँ भाग गया, इस साइड इस लोकेशन पे भाग गया। ठीक, जैसे फ्री हुआ इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहाँ पहुंच गया? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया तो इस एटम के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे टोटल? 3 नहीं, शेयर्ड होने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हुई है ना, 7 बचे। और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई? यानी यहाँ पे एक वैकेंट एनर्जी स्टेट क्रिएट हो जाता है, एक वैकेंट जगह क्रिएट हो जाती है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा। होल। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन जनरेशन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, EHP। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स हमेशा पेयर के फॉर्म में जनरेट होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसके जगह पे वैकेंट स्टेट क्रिएट होगा, वैकेंट स्टेट क्रिएट मतलब होल क्रिएट हो जाएगा। तो यह पूरा जो होगा पेयर के फॉर्म में जनरेट होंगे। और कैसे जनरेट हुए थे, हमने कौन सी एनर्जी सप्लाई की थी? थर्मल एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को थर्मल जनरेशन ऑफ EHP कह सकते हैं। यस।
अब यहाँ पे ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए होल्स कौन से बैंड में लाई करते हैं? वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड बैलेंस बैंड में। होल्स वैलेंस बैंड दोनों में लाई कर सकते हैं, दोनों लाइक में लाई देखो, कर सकते बैलेंस बैंड में बहुत सारी सीटें पड़ी हुई थी, चेयर्स पड़े हुए थे, उस पे सब पे इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे थे। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद के अपनी चेयर खाली छोड़ के बैलेंस कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो खाली चेयर कहाँ क्रिएट हुई? बैलेंस बैंड में तो क्रिएट होगी। वैलेंस बैंड में। यस सर। तो होल्स बैलेंस बैंड में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बोलने मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हैं। कंडक्शन बैंड में। देखिए आगे हम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन मत समझिएगा, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन समझिएगा। यस सर। ऐसा नहीं कि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे। तो आगे जब भी इलेक्ट्रॉन बोला तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब समझिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री अब ये इलेक्ट्रॉन। बताइए कि इस प्योर सेमीकंडक्टर को जब हमने रूम टेम्परेचर पे लाए हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया है, लेकिन Yes, नंबर ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस सर, बराबर रहेंगे। और कैरियर जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गए, यानी थोड़ी सी कंडक्टिविटी इसमें आ गई। ठीक है, तो जो प्योर Yes, सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर जैसे बिहेव कर रहा था, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं था, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे हम उसे रूम टेम्परेचर पे लाए, मतलब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से जमकर कंडक्शन में पहुंच जाएंगे, एंड देयर विल बी थर्मल जनरेशन ऑफ पीएचपी, थोड़ी सी कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी। लेकिन अभी जो होल्स होते हैं, होल्स की बात करते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट और। होल्स जो होते हैं, होल कैसे डिफाइन किया जाए? इट इज सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री हुआ था, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, कोई जरूरी थोड़ा ना कि एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ हो सकता है 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हो। Yes, sir. हमने इस डायग्राम में केवल एक बॉन्ड ब्रेक दिखाया है, लेकिन हो सकता है 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड पे था, जब बॉन्ड ब्रेक होने से पहले इस साइड पे जब इलेक्ट्रॉन था, दैट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ओनली दीज 2 एटम्स। Yes, sir. इन्हीं दोनों का था वो। लेकिन जब वो फ्री होके यहाँ पे आ गया, तो ये पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है। ओके, Yes, Yes, sir. sir. फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है, और कहीं भी मूव करने का मतलब अब वो किसी एक एटम या 2 एटम का इलेक्ट्रॉन ना होकर पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, Yes, sir. अब मान लीजिए कहीं से एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो मूव करते हुए मान लीजिए कहीं यहाँ पे पहुंचा, कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन था जो मूव करते हुए यहाँ पे होल वाली साइड पे पहुंच गया, तो यह एटम देखेगा कि अरे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है, तो ले लेगा सर। तो उसे कैप्चर कर लेगा। तो जब कैप्चर करेगा तो यहाँ वैकेंसी गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस जो कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन के बाद एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी तो गायब हो जाएगी। यस सर। यानी होल विल बी डिसअपीयर, होल विल डिसअपीयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज recombination of EHP, recombination of electron hole pair। इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सर एक बार और समझा दीजिए जरा ये। मान लो कि हमारे पास एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हमने दिखाया था, कहीं एक और कोई बॉन्ड यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ होगा जी। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है। अटेंडेंस आप लोग चैट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकता है रैंडमली इधर उधर। तो रैंडमली मूव करते हुए मान लो कभी होल के पास पहुंच गया, तो इस एटम ने, जो रेड वाला एटम है जहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था, उसने देखा कि अरे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 99 रुपए थे, 1 रुपया यहाँ लावारिस मिल गया मुझे। यस सर। वो तुरंत उसे कैप्चर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये वैकेंसी गायब हो जाएगी अब। यस सर। यस सर। तो होल डिसअपियर हो जाएगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिसअपियर हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री वर्ड गायब हो जाएगा। अब वो फ्री नहीं रहेगा, वो बॉन्डेड हो गया ना। यस सर। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का रेट भी बराबर होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन दोनों का रेट क्या होता है, बराबर होता है। और जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का रेट अगर बराबर होगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो प्योर सेमीकंडक्टर, अब कंक्लूड कर रहे हैं पूरी चीजों को। प्योर सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो देयर इज थर्मल जनरेशन ऑफ EHP, थोड़ी सी कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाती है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन का रेट बराबर होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। कुछ रिपीट करना है किसी को? नो सर। नो सर। सर लास्ट वाला बताइए दोबारा। सर लास्ट वाला। फिर लास्ट वाला कांस्टेंट टेम्परेचर पे देयर विल बी, रूम टेम्परेचर पे देयर विल बी जनरेशन ऑफ EHP, तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है।